नाजरीन, हम हर हफ्ते आपके लिए लाते हैं माहौलियात पर मबनी हमारा प्रोग्राम माहौलियात और हम, जिसमें हम आपको रूबरू कराते हैं कुछ ऐसे मौजूओं से जिसका सीधा ताल्लुक हमारी और आपकी ज़िंदगी से होता है। इसी सिलसिले की कड़ी में इस हफ्ते हम आपके लिए लाए हैं एक ऐसा ही मौजू जो आज मुल्क के लिए एक सरदर्द बन गया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं प्लास्टिक की शक्ल में निकलने वाले कचरे के बारे में। मुल्क की आज़ादी के बाद पॉलीमर साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया में बेतहाशा तरक्की से एक अनोखी शय प्लास्टिक पैदा हुई। जल्द ही जिंदगी के हर एक शोबे में प्लास्टिक ने अपनी जगह बना ली। यहाँ तक कि प्लास्टिक के बिना जिंदगी का तस्वुर भी नामुमकिन लगने लगा। प्लास्टिक को अगर मैं सिंपल तरीके से बोलूँ, प्लास्टिक 7 तरीके के होते हैं जो आपके रिसाइकिल सिंबल, किसी भी प्लास्टिक के ऊपर रिसाइकिल के सिंबल के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 ऐसा लिखा जाता है। तो 1 से लेकर 5 तक जितने भी प्लास्टिक है वो ऑन पेपर रिसाइक्लेबल है, जिसमें आपका पेट बॉटल है, LDPE, HDPE, PVC और PP है। और PS पॉलीस्टायरिन जो हम थर्मोकोल बोलते हैं, और अदर कैटेगरी जो 7 में फॉल करता है, ये दोनों रिसाइक्लेबल नहीं है। प्लास्टिक आसानी के साथ साथ परेशानी भी लाई। जो सबसे ज़्यादा सरदर्द की वजह बनी वो थी सिंगल यूज़ प्लास्टिक यानी SUPs यानी ऐसी प्लास्टिक से बनी चीज़ें जिन्हें सिर्फ एक बार इस्तेमाल के बाद फेंक दिया जाता है, जैसे प्लास्टिक की थैली, पन्नियाँ, पानी की बोतल्स, खाने के रैपर्स, स्ट्रॉज, प्लास्टिक कप्स और गिलासेस वगैरह। आदाब नाजरीन, मैं मोना सिंह। आज हम बात करेंगे एक सोशल एक्टिविस्ट से जो कि ग्रीन पीस इंडिया से हैं। उनका नाम है अविनाश चंचल। तो आइए बात करते हैं अविनाश जी से। देखिए, अगर हम अपने देश की बात करें तो जब से ये ग्लोबलाइजेशन आया है तब से बड़ी बड़ी कंपनियां जो फूड प्रोसेस कंपनियां हैं, FMCG, वो लोग पैकेज्ड फूड पे ज़्यादा फोकस्ड किया उन लोगों ने। और फिर हमारा लाइफस्टाइल ऐसा होता चला गया कि हम लोग प्लास्टिक के आज जद में हैं। एक आंकड़े के मुताबिक 60 शहर देश के हर रोज़ 3500 टन प्लास्टिक का कचरा पैदा कर रहे हैं। और सबसे दुखद बात यह है कि 90% जो प्लास्टिक है उसका रिसाइकल ही नहीं हो पा रहा है। तो पूरा जो लाइफ स्टाइल है वो आप देखेंगे कि प्लास्टिक के जद में है। निश्चित तौर पे जो गरीब और मिडिल क्लास के लोग हैं उनके लिए सस्ता, एक बारीकी को लगता है कि ये बहुत सस्ता, बहुत टिकाऊ प्लास्टिक एक साधन है, लेकिन जो उसके दूरगामी परिणाम हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। इस प्लास्टिक की वजह से आज समुद्र जो है हमारा, वो उस पर सबसे बड़ा खतरा आज प्लास्टिक है। अभी एक रिपोर्ट आई थी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की, वो कहती है कि 2014 में 5 kg जो मछली है उस पे 1 kg प्लास्टिक है समुद्र में मात्रा। अब यही 2050 में जाके वो मछलियों से ज़्यादा वेट प्लास्टिक का होगा। तो इससे आप समझ सकते हैं कि कितना अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना ख़तरनाक ये बन चुका है। सबसे एक बात और है कि जो ये सिर्फ शहर ही नहीं बल्कि हमारे जो गांव हैं वो भी प्लास्टिक की जद में है। वहाँ पे भी प्लास्टिक का इस्तेमाल इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि बहुत चिंताजनक स्थिति है। प्लास्टिक का जो नुकसान है वो प्रोडक्शन स्थिति से ही शुरू होता है। जैसे प्लास्टिक, मुझे कुछ अलग तरीके का प्लास्टिक चाहिए, किसी और मैन्युफैक्चरर को दूसरी तरीके का प्लास्टिक चाहिए। तो जब वो प्लास्टिक बनता है तभी से उसका पोल्यूशन शुरू होता है। दूसरी जगह जहाँ पे पोल्यूशन शुरू होता है वो है सेग्रीगेशन जिस जगह पे नहीं है वहाँ पे प्लास्टिक ज़्यादा नुकसानदायक है। प्लास्टिक को अगर अलग अलग तरीके से सेग्रीगेटेड वे में अगर हम ले सकते हो तो उसका रिसाइकलिंग के थ्रू उसका एक उपाय है, एक सुविधा है जो रिसाइकिल करके प्लास्टिक का जो नुकसान है उसको कम कर सकते हैं। आए दिन ऐसी खबरें आती रहती हैं कि कई सारे पक्षी जो हैं रिजर्व फॉरेस्ट एरिया में वो प्लास्टिक की वजह से मर गए। या फिर आप देखिएगा कि हमारे पहाड़ों पे प्लास्टिक की मात्रा इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि आए दिन टूरिज़्म डिपार्टमेंट्स को ये एडवर्टीज़मेंट लाना पड़ता है कि प्लास्टिक का इस्तेमाल मत कीजिए। हमारे फूड पे भी, फूड प्रोसेस में भी उसका असर है। हमारे जो जल
जिसको जल भूमिगत जल है उस पे प्लास्टिक की वजह से बहुत असर हो रहा है। हमारे खेतों की मिट्टी ख़राब हो रही है प्लास्टिक की वजह से, और ह्यूमन हेल्थ पे भी आप देखेंगे कि कैंसर और इस तरह से और भी कई चीज़ें जो है, बीमारियां जो हैं वो प्लास्टिक की वजह से हो रही हैं। निश्चित तौर पे जो प्लास्टिक है वो आज बहुत जानलेवा बन चुका है। एक तो ह्यूमन हेल्थ के ऊपर नुकसान पड़ता है, और दूसरा है हमारे जो वाटर बॉडीज़ है, जितने भी हमारे नाली है, जितने भी अगर आप दिल्ली में ही देखेंगे, दिल्ली में छोटे से बारिश के वजह से भी पूरा नाली ब्लॉक हो जाता है, वो प्लास्टिक के वजह से है। क्योंकि प्लास्टिक हम ठीक तरीके से हम इस्तेमाल नहीं कर रहे और रिड्यूस नहीं कर रहे और उसको रीयूज़ नहीं कर रहे, ना ही रिसाइकिल कर रहे। रिसाइकिल परसेंटेज भी बहुत कम है इंडिया का प्लास्टिक रिसाइकलिंग का। उसके अलावा प्लास्टिक का अगर नुकसान मैं बताऊं, वो डायरेक्ट हेल्थ पे कैसा पड़ता है, तो मान लीजिए प्लास्टिक ग्लासेस है या प्लास्टिक कटलरी जिसको हम बोलते हैं, जो पॉलीस्टायरीन या थर्मोकोल से बनता है, उससे बहुत ही नुकसान है, क्योंकि वो बायोडिग्रेडेबल नहीं है। डिग्रेड होने में बहुत साल लग जाता है, और ना ही वो रिसाइकलिंग स्ट्रीम के अंदर एंटर होते हैं, रिसाइकलिंग स्ट्रीम में नहीं जाते, एंड उससे बहुत ही नुकसान होते हैं। जैसे कि सॉइल कंटामिनेशन होता है। मान लीजिए आप वाटर बॉटल, कुछ वाटर बॉटल्स में अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, वाटर बॉटल पानी भी प्लास्टिक का स्मेल करता है। तो ऐसा इंडिया में ऐसा कुछ रिसर्च, सॉलिड रिसर्च नहीं हुआ है कि प्लास्टिक पानी के अंदर जाता है या नहीं जाता है, जो हम माइग्रेशन बोलते हैं, प्लास्टिक माइग्रेशन के ऊपर। बट यूरोपियन स्टैंडर्ड्स या यूएस में बहुत सारे रिसर्च हुआ है जो प्रूव करता है कि वाटर बॉटल का जो प्लास्टिक है वो पानी में लीच हो रहा है। हाल ही में इस मुद्दे पर हमारे वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने SUPs के इस्तेमाल पर रोक लगाने के मकसद से मुल्क को बेदार किया। एक छोटी सी अपेक्षा आज आपसे सामने रखना चाहता हूं। इस 2 अक्टूबर को हम भारत को सिंगल यूज प्लास्टिक, क्या इससे देश को मुक्ति दिला सकते हैं? हम निकल पड़े, टोलियां बना करके निकल पड़े, स्कूल, कॉलेज, हम सब पूज्य बापू को याद करते हुए, और घर में प्लास्टिक हो, सिंगल यूज प्लास्टिक, या बाहर चौराहे पर पड़ा हो, गंदी ना, सब इकट्ठा करें। नगर पालिकाएं, महानगर पालिकाएं, ग्राम पंचायत सब इसको जमा करने की व्यवस्था करें, और हम प्लास्टिक को विदाई देने की दिशा में 2 अक्टूबर को एक पहला मजबूत कदम उठा सकते हैं क्या? आइए मेरे देशवासियों, हम इसको आगे बढ़ाएं। और फिर मैं स्टार्टअप वालों को, टेक्नीशियंस को, उद्यमियों को आग्रह करता हूं कि हम इन प्लास्टिक के रिसाइकल के लिए क्या करें। जैसे हाईवेज बनाने के लिए प्लास्टिक का उपयोग हो रहा है, ऐसी बहुत सी विधाएं हो सकती हैं, लेकिन जिसके कारण अनेक समस्याएं पैदा हो रही है, उससे मुक्ति के लिए हमने ही अभियान छेड़ना होगा। लेकिन साथ साथ हमने अल्टरनेट व्यवस्थाएं भी देनी पड़ेगी। मैं तो सभी दुकानदारों से आग्रह करूंगा, आप अपने दुकान पर हमेशा बोर्ड लगाते हैं, एक बोर्ड ये भी लगा दीजिए, कृपा करके हमसे प्लास्टिक की थैली की अपेक्षा न करें। आप अपने घर से कपड़े का थैला लेकर के आइए, या तो हम कपड़े का थैला भी बेचेंगे, ले जाइए। हम एक वातावरण बनाएं, दिवाली पर हम भांति भांति के लोगों को गिफ्ट देते हैं, क्यों न इस बार और हर बार कपड़े के थैले लोगों को गिफ्ट करें, ताकि कपड़े का थैला लेकर के मार्केट जाएगा तो आपकी कंपनी की एडवर्टाइजमेंट भी होगी। आप सिर्फ डायरी देते हैं तो शायद कुछ नहीं होता है, कैलेंडर देते हैं तो कुछ नहीं होता है, थैला देंगे तो जहां जाएगा थैले के आपकी एडवर्टाइजिंग भी करता रहेगा। मुल्क के अलग अलग हिस्सों में सरकार की इस पहल ने अवामी बेदारी की शक्ल इख्तियार कर ली, लेकिन इन सब के बावजूद हम प्लास्टिक को अपनी जिंदगी से निकाल नहीं सके हैं। प्लास्टिक और इससे बनी चीजें नॉन बायोडिग्रेडेबल होती हैं, यानी प्लास्टिक 1000 साल तक भी नहीं गलती। वहीं इसे मसनवी तरीके से ठिकाने लगाने में खास तरह की जहरीली गैसेस निकलती हैं, जो इंसानी जिंदगी के लिए इंतहाई खतरनाक होती हैं। उनमें CO, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, CO2, डाइऑक्सिन्स वगैरह शामिल होती हैं। प्लास्टिक के पड़े रहने के कारण मीथेन गैस जनरेट होता है, वो डायरेक्ट प्लास्टिक के अंदर से जनरेट नहीं होता है। जो नेचुरल बायोडिग्रेडेशन प्रोसेस जो हम बोलते हैं कि
बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो है वो डिकम्पोज होता है, बट वो डिकम्पोजिशन प्रोसेस को प्लास्टिक रोकता है, जिसकी वजह से मीथेन गैस जनरेट होता है। रिसर्च के मुताबिक मीथेन गैस 23% ज़्यादा हानिकारक है कार्बन डाइऑक्साइड से कंपैरेटिव। तो एक वो डायरेक्ट गैसेस है, और अगर आप प्लास्टिक को जलाते हो, जितने भी प्लास्टिक पॉलीएथिलीन हो गया या जितने भी सिंथेटिक कंपोनेंट जो प्लास्टिक में है वो हवा में एंटर करते हैं। प्लास्टिक को अगर हम जलाते हैं, ओपनली अगर हम जलाते हैं, वो कार्सिनोजेनिक होता है, जो कैंसर कारक होता है। वो ह्यूमन बॉडी में एंटर करता है प्लास्टिक इधर बाय कंजम्पशन, और हवा के थ्रू एंटर करता है जब आप प्लास्टिक को जलाते हो, वो कैंसर कारक होते हैं। चौंकाने वाली बात तो ये है कि 1 किलो प्लास्टिक का कूड़ा जलाने पर 3 किलो CO2 गैस निकलती है, जो ग्लोबल वार्मिंग की एक बड़ी वजह है। प्लास्टिक के खतरनाक असरात को देखते हुए सरकार ने 2015 में सड़क डेवलपर्स के लिए सड़क बनाते वक्त बिटुमिनस घोल के साथ प्लास्टिक वेस्ट का इस्तेमाल करना ज़रूरी करार दिया था। यही नहीं, बल्कि सरकार ने 2016 में प्लास्टिक मैनेजमेंट रूल्स भी बनाए। प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 के मुताबिक आप 50 माइक्रॉन्स के कम वाला प्लास्टिक यूज़ नहीं कर सकते हो आप पॉलीथीन बैग्स में। बट उसके अलावा अलग अलग राज्यों में अलग अलग रूल्स है, जैसे कि महाराष्ट्र ने पूरा प्लास्टिक कैरी बैग को बैन करा था। उसके अलावा 19 राज्य ऐसा है जो प्लास्टिक बैग को पूरा बैन करा था। पर अगर आप रूल्स, नेशनल रूल्स देखेंगे, अगर कोई भी बैग मैन्युफैक्चर कर रहा है प्लास्टिक बैग, उसके ऊपर उसका माइक्रॉन्स मेंशन होना चाहिए और उनका रिसाइक्लेबल सिंबल मेंशन होना चाहिए, ताकि जब वो रिसाइकल यूनिट में जाएगा उसको आइडेंटिफिकेशन आसान हो जाए। और जो मैन्युफैक्चरर उसको प्रोड्यूस कर रहा है, उस कंपनी का नाम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर सब प्रिंट होना चाहिए। बट वो प्रिंटिंग नहीं होता है। जैसे राज्यों में मैंने बताया था, 19 राज्यों में प्लास्टिक का बैन है, प्लास्टिक बैग का बैन है। अगर हम दिल्ली भी देखेंगे 2012 से बैन है, बट आप किसी भी मार्केट में चले जाइए आपको प्लास्टिक बहुत अच्छे तरीके से मिलेगा। एंड मल्टी लेयर पैकेजिंग जिसको बोलते हैं, जैसे चिप्स पैकेट्स है, उसके ऊपर 2016 में एक पाबंदी रखी गई थी कि अगर वो रिसाइक्लेबल नहीं है तो उसका इस्तेमाल नहीं हो सकता है। बट उस रूल्स को 2018 में हमने चेंज करा था, हम इन द सेंस नेशनल रूल्स चेंज किया गया था, जिस वजह से मल्टी लेयर पैकेजिंग जो बहुत ही ज़्यादा पोल्यूशन क्रिएट करते हैं। अगर आप किसी भी डंप साइट पे देखो या कहीं पे भी देखो, आपको चिप्स पैकेट्स या बिस्किट पैकेट्स या गुटखा पैकेट्स बहुत सारे मिलेंगे। हालांकि गुटखा पैकेट्स प्लास्टिक नहीं है, बट मल्टी लेयर पैकेजिंग आपका चिप्स पैकेट्स बहुत ज़्यादा पाया जाता है, तो वो मेजर पोल्यूटिंग है। बट उसके लिए रूल्स कुछ बात ही नहीं करता है, जो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। मल्टी लेयर पैकेजिंग को हम एड्रेस नहीं कर पा रहे रूल्स। हाल ही में सरकार ने प्लास्टिक के इस्तेमाल, खास तौर पर SUPs के इस्तेमाल पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। पिछली 2 दहाइयों से मुल्क के साइंसदान और सामाजिक कारकुन प्लास्टिक वेस्ट को सही तरीके से निपटाने के लिए कोशिशें कर रहे हैं, और इसके लिए 5R को अमल में लाने की हिदायत भी दी गई है, यानी रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, रिकवर और रेजिडुअल्स मैनेजमेंट। अगर इन 5R पर सख्ती से अमल किया जाए तो काफ़ी हद तक इससे प्लास्टिक वेस्ट या किसी भी तरह के वेस्ट से निपटा जा सकता है। 3Rs जो प्रिंसिपल है वो रिड्यूस, रीयूज़ एंड रिसाइकल की बात होती है। रिड्यूस मतलब आप अपना प्लास्टिक का जो यूसेज है उसको कम करें। मान लीजिए आपको जब ज़रूरत नहीं है उसका इस्तेमाल कम करें, वो रिड्यूस के अंदर आता है। जैसे आपको वाटर बॉटल, मान लीजिए वाटर आप कैरी कर सकते हो जब आप ट्रैवल कर रहे हो, तो वो रिड्यूस में आता है। आपको वाटर बॉटल ख़रीदने से बेहतर है आप अगर वाटर बॉटल कैरी करेंगे, एक प्लास्टिक बॉटल नहीं एक मेटल बॉटल कैरी करेंगे, तो आपका रिडक्शन जो है वो वहीं से शुरू होता है। रीयूज़ का मतलब ये हुआ है कि आप जितना ज़्यादा रीयूज़ करेंगे प्लास्टिक को, जो भी प्लास्टिक के जो बॉटल्स हैं या जो भी प्लास्टिक की पैकेजिंग है, जितना आप मैक्सिमम रीयूज़ कर सकते हैं आप उसको रीयूज़ कीजिए। रिसाइकिल मतलब जितने भी आप प्लास्टिक यूज़ करते हो जो रिसाइकिल हो सकता है उसको रिसाइकिल ज़्यादातर रिसाइकिल करें। हालांकि प्लास्टिक 3 बार या 4 बार से ज़्यादा रिसाइकिल नहीं हो सकता है। प्रॉब्लम ये है कि इंडिया में रिसाइकिल का जो परसेंटेज बहुत ही कम है। प्लास्टिक जो वर्ड है वो अलग अलग तरीके के हैं। प्लास्टिक जब मैं बोलता हूँ, प्लास्टिक एक चीज़ नहीं है। मान लीजिए पेट बॉटल है, जो भी वाटर बॉटल है वो भी प्लास्टिक में पड़ता है। आपका जो चेयर है जिसका लाइफ टाइम 5 साल या 8 साल है वो भी प्लास्टिक में है। तो दरअसल हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि जो
प्लास्टिक का यूसेज लाइफ टाइम बहुत कम है उसका इस्तेमाल मैक्सिमम कम करें, जैसे कि आपका वाटर बॉटल से या चिप बॉटल से या प्लास्टिक पॉलीथीन जो बैग है LDPE का, उसका यूसेज कम करें, क्योंकि ऑन पेपर सारे प्लास्टिक या मैक्सिमम प्लास्टिक रिसाइक्लेबल है, बट इंडिया के पास ऐसा कुछ फैसिलिटीज़ नहीं है कि सारे प्लास्टिक को रिसाइकिल कर सके। जैसे कि आपका पॉलीथीन बैग है, ऑन पेपर अगर मैं देखूँगा वो रिसाइक्लेबल है, आप यूज़ कर सकते हो, पर एक बार यूज़ करने के बाद वो ठीक से रिसाइकलिंग स्ट्रीम में एंटर नहीं करता है, वो बहुत बड़ी दिक्कत है, जिसकी वजह से LDPE जो हम बोलते हैं, जो प्लास्टिक बैग है, वो रिसाइकल नहीं होता है ठीक तरीके से। ये रिसाइकिल का भी बहुत सारी दिक्कतें हैं। 5 आवर्स में रिसाइकलिंग को एक असरदार तरीका माना गया है। रिसाइकिल का मतलब है कि उस प्लास्टिक को आप एक प्रॉपर चेन में दीजिए जिससे कि वो एक रिसाइकिल हो। इंडिया में काफ़ी रिसाइकलिंग कैपेसिटीज़ हैं, तो अगर आप एक रिसाइकलिंग चेन में देंगे तो उसका जो एक सूटेबल प्रोडक्ट बन जाएगा। अलग अलग प्लास्टिक जो है अलग अलग ढंग से रिसाइकिल होता है। जैसे मैं एग्जांपल दूंगा, एक आपका PET बॉटल्स होती हैं, जैसे आपने देखा होगा कि जो पानी की बोतल होती हैं या सॉफ्ट ड्रिंक्स की बोतल होती हैं, ये PET प्लास्टिक से बनी होती हैं। इस PET प्लास्टिक को रिसाइकिल करके हम लोग एक फाइबर बना देते हैं। इस फाइबर को कहते हैं रिसाइकल्ड पॉलिएस्टर स्टेपल फाइबर। नाउ ये फाइबर जो है एक साधारण पॉलिएस्टर फाइबर की तरह ही होता है, और इस फाइबर से जो है कपड़ा बन जाता है, और कपड़े से जो है अलग अलग प्रोडक्ट जैसे टी-शर्ट्स, लैपटॉप बैग्स, कैप्स, शर्ट्स, ट्राउज़र्स, ये सब बन जाते हैं। प्लास्टिक को रिसाइकिल करने के लिए सबसे पहले इसका कलेक्शन होना ज़रूरी है। नाउ जब प्लास्टिक कलेक्शन होता है उसके बाद वो एक कलेक्शन सेंटर पर जाता है। नाउ कलेक्शन सेंटर पर जो अलग अलग तरह के प्लास्टिक्स हैं वो सेग्रीगेट हो जाते हैं। सेग्रीगेशन के बाद उसकी एक बेल बनाई जाती है जिससे कि वो इकोनॉमिकली ट्रांसपोर्ट हो जाए। नाउ जब वो बेल बन जाती है तो बेल वो रिसाइकिल के पास भेज दी जाती है, और वहाँ पर जो है अलग अलग प्रोसेसेस होते हैं। तो सबसे पहला प्रोसेस वहाँ पर है क्लीनिंग का, कि जो भी प्लास्टिक आता है उसकी क्लीनिंग होती है, जो भी उसमें डस्ट, डर्ट, मिट्टी वगैरह जो भी लगी होती है वो साफ़ की जाती है। उसके बाद जो है इसको छोटे छोटे पार्ट्स में, फ्लेक्स में डिवाइड कर दिया जाता है, और उसके बाद जो है इसको हाई टेम्परेचर पर मेल्ट कर देते हैं। तो वो एक्सट्रूजन प्रोसेस होता है। उस एक्सट्रूजन प्रोसेस में इसको हाई टेम्परेचर पर मेल्ट कर देते हैं, और मेल्ट के बाद सॉलिडिफाई होता है, और सॉलिडिफाई करने के बाद वो एक फाइबर बन जाता है। और उस फाइबर से जो है फिर टेक्सटाइल इंजीनियरिंग से आप जो है अलग अलग प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। जैसे आपने कपड़ा बना दिया, और कपड़े से जो है आपके गारमेंट्स बन गए, लैपटॉप बैग्स बन गए, और अलग अलग प्रोडक्ट्स बन गए। देखिए, प्लास्टिक रिसाइकलिंग जो है ये काफ़ी लोगों को रोज़गार दे रही है आज की तारीख में, और हमारा मानना है कि हिंदुस्तान में जो है प्लास्टिक की रिसाइकलिंग को हमें बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा हम प्लास्टिक की रिसाइकलिंग को बढ़ावा देंगे उससे रोज़गार भी बढ़ेगा, और साथ साथ प्लास्टिक पोल्यूशन की प्रॉब्लम भी दूर होगी। जो नई टेक्नोलॉजी है, जैसे जो रिवर्स वेंडिंग मशीन जो आजकल काफ़ी जगह पर आपने देखा होगा जो कि लगी हुई हैं, तो ये एक अच्छा आइडिया है कि जहाँ पर जो है लोग अपना जो प्लास्टिक की बॉटल्स हैं उसको डिस्पोज कर सकते हैं, और साथ ही साथ वो कुछ ना कुछ जो है कूपन या जो है कुछ गुडीज़ वगैरह जो है वो ला सकते हैं। तो मेरा मानना है कि जैसे जैसे हम ये प्लास्टिक की मशीन्स को हम प्रमोट करेंगे तो डेफिनेटली जो है इससे काफ़ी हद तक जो है ये जो प्लास्टिक पोल्यूशन की प्रॉब्लम है वो टैकल हो जाएगी। ये हमारी बॉटल क्रशिंग मशीन है जिसको हम कहीं पे भी लगा सकते हैं। यहाँ पे व्यक्ति जब भी पानी या कुछ इस तरह की कोल्ड ड्रिंक कंज्यूम करता है तो वहीं पे वो इसको सीधा इसमें डाल सकता है, और इसके द्वारा फिर हम इकट्ठा करके सीधा अपने सेंटर्स वगैरह पे ले जाते हैं, जहाँ पे इसको रिसाइकलिंग प्रोसेस के लिए आगे भेज दिया जाता है। तो इस तरह की मशीनों का बहुत उपयोग है। इसमें मैं आपको आगे बताता हूँ। अभी इसमें ये वीडियो चल रहा है जो आपको जानकारी दे रहा है कि आपकी बोतल से आगे क्या प्रोसेस होता है, रिसाइकिल बन के वो आगे क्या बनता है। इसमें लोगो दिया हुआ है। इसके जब हम लोगो को सिलेक्ट करते हैं तो इसमें 2 ऑप्शन आपके पास आ जाते हैं। एक तो मोबाइल नंबर हम डाल के इसमें अपने ऐप पे रिडीम कर सकते हैं उस पॉइंट को, या किसी के पास स्मार्टफोन नहीं है तो वो कूपन द्वारा चयन करके तो भी अपने कूपन को रिडीम कर सकता है हमारी दी हुई उसके द्वारा। ये बोतल है मेरे पास, मैं आपको ये बताता हूँ कैसे इसको हम कर सकते हैं। ये बोतल है, हरी लाइट जलने पे बोतल को मैं जब अंदर डालता हूँ तो यहाँ पे एक नंबर इसने गिन लिया। ऐसे जितनी भी हम बोतलें डालते जाएंगे वो नंबर गिनती जाएगी, और जब हमारे पास बोतलें खत्म हो जाएगी तो हम फिनिश का यहाँ पे ऑप्शन को दबा देंगे, और आप जब ऑप्शन दबाएंगे तो कूपन जितनी भी आपने बोतलें डाली है वो आ जाएगा उसका कूपन, और उस कूपन पे जो भी आपने स्कीम निकाली है, जो भी आपने दाम देना है उस बोतल का, आप वहीं उस व्यक्ति को दे सकते हैं। इस तरह से नीचे जो रैक पिकर काम करता है, जो कबाड़ी वाले काम करते हैं, उनको तुरंत अपनी बोतल जो भी वो एक सही उसमें डालते हैं, और वहाँ से उनको सही पैसे कंपनी द्वारा सीधा प्रदान कर दिए जाते हैं।
प्लास्टिक के कचरे को दोबारा इस्तेमाल करके तमिलनाडु, बेंगलोर और महाराष्ट्र जैसी बड़ी रियासतों में दूसरे मटेरियल के साथ प्लास्टिक का घोल मिलाकर सड़कें भी बनाई गई हैं। इसके अलावा प्लास्टिक को रिसाइकिल करके रोड ब्लॉक्स यानी टाइल्स वगैरह भी बनाई गई हैं। प्लास्टिक को रिसाइकिल के अलावा बहुत सारे ऑप्शंस रखा गया था। प्लास्टिक के थ्रू आप ऑयल बना सकते हो, प्लास्टिक से रोड्स बनते हैं, बट ये जो टेक्नोलॉजी है प्लास्टिक से रोड बनाना, वो प्रूवन टेक्नोलॉजी नहीं है। हालांकि बहुत सारे स्टेट्स में, बहुत सारे राज्यों में किलोमीटर्स पायलट तरीके से प्लास्टिक रोड कंस्ट्रक्शन हो रहा है, बट प्रॉब्लम ये है कि एक माइक्रो प्लास्टिक का कॉन्सेप्ट है, जो प्लास्टिक और भी छोटे छोटे तरीके से होके वाटर में चला जाता है। मान लीजिए मैंने एक किलोमीटर का रोड बनाया था। जब बारिश का मौसम होता है तो पानी गिरने के बाद रोड से माइक्रो प्लास्टिक, जिसका साइज़ बिलो 5 mm है, वो पानी में मिक्स हो जाता है। उसके बाद जब वो पानी में मिक्स हो जाता है, माइक्रो प्लास्टिक्स को प्रॉब्लम को सॉल्व करना बहुत ही मुश्किल है। हालांकि टेक्नोलॉजीज़ बहुत सारे हैं, प्लाज्मा पायरोलिसिस टेक्नोलॉजी है, या प्लास्टिक को आप एक कंटेन्ड एनवायरनमेंट में इंसिनरेट कर सकते हो, सीमेंट इंडस्ट्रीज़ में आप इंसिनरेट कर सकते हो, या वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स में इंसिनरेट कर सकते हो। बट ये सारे जो टेक्नोलॉजीज़ है ऑन पेपर प्रूवन है, बट जितना प्रैक्टिकली में वो प्रूव नहीं हुआ है अभी। इस्तेमाल में प्लास्टिक जितनी आसान होती है, इसको सही तरीके से निपटाना उतना ही मुश्किल होता है। हमारे मुल्क में प्लास्टिक की खपत फी इंसान तकरीबन 11 किलो है। सुनने में ये एदाद व शुमार बहुत कम लगता है, लेकिन यही थोड़ी थोड़ी मिकदार हमारे शहरों में प्लास्टिक के पहाड़ खड़ा कर देती है। सर CPCB के मुताबिक, CPCB ने एक स्टडी करा था 2015 में, जिसके मुताबिक इंडिया का जो सालाना जनरेशन है 25,25940 टन्स पर डे, दैट इज़ द टोटल, वो है टोटल वेस्ट, टोटल प्लास्टिक वेस्ट जो इंडिया जनरेट कर रहा है। एंड उसमें 60% इज़ रिसाइक्लेबल, जो कि 15,000 है। बाकी 10,000 टन आपको गार्बेज में मिक्स हो जाता है, या वाटर स्ट्रीम्स में या डंप साइट में पाया जाता है। सरकार ने 2022 तक SUPs को ख़त्म करने का मकसद रखा है और प्लास्टिक को बैन किया है, लेकिन इसमें पूरी तरह कामयाबी तभी हासिल होगी जब सरकार के साथ साथ कॉरपोरेट हाउसेस और आम लोग भी इसमें अपनी हिस्सेदारी अदा करें। लोगों से मैं पहली बात ये कहूँगा कि आपका प्लास्टिक यूसेज जो है वो कम करें। आप ज़्यादातर वाटर बॉटल या जहाँ पे यूसेज कम कर सकता है वहाँ पे कम करें। आप जो है प्लास्टिक को या किसी भी तरह के कूड़े को आप लिटर मत कीजिए। उस कूड़े को एक सही जगह पर आप उसको डिस्पोजल कीजिए, चाहे उसको डस्टबिन में डालिए। दूसरा ये है कि हम चाहते हैं कि जो गीला कूड़ा और सूखा कूड़ा, जो जिसको हम ड्राई वेस्ट और वेट वेस्ट बोलते हैं, उसको आप जो है अलग अलग ढंग से सेग्रीगेट कीजिए। जैसे गीले कूड़े को आप एक अलग बिन में डालिए और सूखे कूड़े को अलग बिन में डालिए। तो अगर आप जो है लिटरिंग नहीं करेंगे और ड्राई वेस्ट और वेट वेस्ट को सेग्रीगेट करेंगे, तो जो पॉल्यूशन की प्रॉब्लम है, जो वेस्ट का जो पॉल्यूशन की प्रॉब्लम है, वो काफ़ी हद तक अपने आप ही रिजॉल्व हो जाएगी। प्लास्टिक खुद में कोई बड़ी परेशानी नहीं, लेकिन परेशानी है इसे इधर उधर फेंक देना। बस ज़रूरत इस बात की है कि हम सब अपनी जिम्मेदारियों को समझें और एक बेहतर और सेहतमंद हिंदुस्तान की तामीर करें।